नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अजय सिन्हा। बीजेपी को जिसका डर था क्या वही होने जा रहा है, क्योंकि जो खबर निकलकर सामने आई है शायद वो इस समय देश की सबसे बड़ी खबर है। शंकाएं और आशंकाएं पैदा हो रही हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 2029 से पहले ही एनडीए की सरकार गिर जाएगी। यानी जिस तरह से बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार केंद्र में बनी, उसके बाद से लगातार विपक्ष भी इस बात पर अडिग है और कह रहा है कि पूरे 5 साल ये एनडीए की सरकार नहीं चलेगी। और अब जो खबर निकलकर सामने आई है, जो बयान अमित शाह ने दिया है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी शंका पैदा करता है कि क्या 2029 से पहले ही बीजेपी यानी एनडीए की सरकार गिर जाएगी, क्या एनडीए की सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। दोस्तों, आपको पता है कि इस समय देश में जो सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है वो है वन नेशन वन इलेक्शन का, यानी एक देश एक चुनाव। सरकार क्या चाहती है, बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है कि देश में एक समय में एक चुनाव हो, यानी जहां केंद्र में चुनाव होता है लोकसभा का, वहीं राज्यों में अपने अपने विधानसभा के चुनाव होते हैं। लेकिन जो वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी है, जो थीम है, उसमें लोकसभा और सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव वो एक साथ करवाए जाएं। अब इस पर एनडीए यानी बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी जो दल हैं वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। विंटर सेशन में ये चीज सामने लाई जाएगी और इस पे मोहर लगाने की तैयारी होगी, यानी इस ओर वन नेशन वन इलेक्शन की ओर एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। बीजेपी इसे मास्टर स्ट्रोक जान रही है, वहीं क्या यह वाकई मास्टर स्ट्रोक होगा, या यूं कहें कि जिस तरह से 3 केंद्रीय कृषि कानून लाए गए थे उसको भी एक समय बीजेपी मास्टर स्ट्रोक बता रही थी, लेकिन उनका हाल क्या हुआ। यानी तीनों केंद्रीय कृषि कानून वापस लेने पड़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी भी मांगनी पड़ी थी। अब वन नेशन वन इलेक्शन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार बढ़ती जा रही है। यानी सत्ता पक्ष जहां वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए उतारू है, उत्सुक है, वहीं विपक्ष की बात करें तो इसका विरोध कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों के द्वारा होना शुरू हो गया है। लेकिन क्या वन नेशन वन इलेक्शन इतना आसान है करवाना? क्या जितना आसान ये दिखता है, जितना आसान ये बयानों में नजर आता है कि एक देश एक चुनाव हो, क्या इतना आसान है? इसी पर दोस्तों बात करेंगे, लेकिन आपको पहले बता देते हैं कि जो लोकसभा में सीटों की संख्या है वो आपको पता है 543 सांसदों की संख्या है। बहुमत के लिए 272 सीटें होना जरूरी है। बीजेपी की स्थिति इस समय 240 सीटों की है, यानी 240 सीटें बीजेपी के पास है। जहां लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी कह रही थी 400 पार हम जाएंगे, 400 पार का नारा दे रही थी, वहीं बहुमत से भी बीजेपी पीछे रह गई, यानी 240 सीटें बीजेपी को मिली। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास बहुमत है, जिसमें टोटल 293 सीटें हैं। लेकिन जो 2 दल ऐसे हैं, यानी नीतीश कुमार का जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, ये 2 दल इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हीं 2 दलों के सहारे एनडीए की सरकार टिकी हुई है। जेडीयू की बात करें तो 12 सांसद जेडीयू के हैं और टीडीपी की बात करें यानी चंद्रबाबू नायडू की तो 16 सांसद टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के हैं। लेकिन बीच बीच में जो खबरें निकलकर सामने आती वो ये आती हैं कि कब क्या हो जाए एनडीए सरकार के साथ, ये कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार का आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार कितनी बार बीजेपी से हटकर आरजेडी के साथ जा चुके हैं, आरजेडी से हटकर बीजेपी के साथ जा चुके हैं। यानी उन पर भरोसा राजनीतिक रूप से करना ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान खड़े करता है। इसलिए टीडीपी और जेडीयू की जो बैसाखी, उसके सहारे जो एनडीए की सरकार चल रही है, इसको लेकर भी शंकाएं खड़ी हो रही हैं। अब मैं बताऊंगा कि कौन सी ऐसी खबर है, कौन सा ऐसा अमित शाह का बयान है
जिसको लेकर चर्चा शुरू हो गई और जिसको लेकर यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी की सरकार, यानी यूं कहें कि एनडीए की सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, 2029 से पहले ही चुनाव करवाने पड़ जाएंगे। दोस्तों यह खबर है दैनिक जागरण की। इसमें लिखा है कि 2029 से पहले लागू होगा एक राष्ट्र एक चुनाव। अमित शाह ने कहा है, यह बयान अमित शाह का है, दैनिक जागरण में एक खबर छपी है। 2029 से पहले लागू होगा एक राष्ट्र एक चुनाव। खबर के अंदर लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव योजना मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ही लागू हो जाएगी। देश में जनगणना कराने की भी जल्दी है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के यानी मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन के विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाले हैं, ये कहा। अब 2029 से पहले लागू होगा एक राष्ट्र एक चुनाव, तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2029 से पहले लागू होगा तो क्या 2029 से पहले चुनाव भी होंगे? वहीं अगर बात करें तो अगर हम देखें 2024 से लेकर तो कई राज्यों में 2024 में, 2025 में, 2026 में, 27 में, 28 में लगातार चुनाव हैं। 2024 की बात कर ले तो मैं कुछ राज्यों की बात कर लेता हूं, जो एक मोटा मोटा पता चल जाएगा कि कहां कहां किन किन राज्यों में चुनाव हैं। 2024 में आपको पता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव करवाया जा रहा है, यानी 3 चरणों में, जहां एक देश एक चुनाव की बात होती है, यानी लोकसभा और सारी विधानसभाओं के एक साथ चुनाव की बात होती है। वहीं जम्मू कश्मीर में जब 3 चरणों में चुनाव होते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। वहीं 2024 में महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव कराए जाने की एक खबर है, चुनाव हो सकते हैं, अभी बहरहाल डेट नहीं आई है। 25 में दिल्ली और बिहार में चुनाव है। 26 में असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में चुनाव है। पश्चिम बंगाल में 2026 में ही चुनाव है। 2027 में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव है। वहीं हर साल किसी ना किसी राज्य में चुनाव है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि मानिए अगर 2027 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है और 2027 में लोकसभा के भी चुनाव करवा दिए जाते हैं, विधानसभा के भी चुनाव करवाए जाते हैं हर राज्य में, तो क्या 2026 में अगर पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में जो सरकारें बनेगी उनको क्या भंग कर दिया जाएगा, विधानसभा भंग की जाएगी या उनका कार्यकाल बढ़ा जाएगा? ये कैसे संभव है, इसकी रूपरेखा अभी तक सामने नहीं आई है और तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। अब सवाल और भी क्या मोटे मोटे खड़े होते हैं मैं बताता हूं कि क्या बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन को मास्टर स्ट्रोक के रूप में ले रही है, क्योंकि कई ऐसे मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के रहे जो ध्वस्त हो गए। वहीं सवाल ये भी खड़े होते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात होती है 2029 से पहले इसे लागू करने की बात होती है, तो 2029 से पहले कब लागू होगा और क्या विधानसभाओं के, क्या लोकसभा के एक साथ चुनाव कराए जाएंगे? तो विधानसभाओं को जहां चुन के सरकारें आएंगी उनको जो है भंग किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव होते हैं, यानी मानिए 2026 में किसी राज्य में अगर किसी की सरकार बनती है तो लोकतांत्रिक रूप से बनेगी, तो उसके साथ क्या किया जाएगा, उस सरकार के साथ क्या किया जाएगा? यानी 5 साल का, अगर 5 साल के लिए कोई भी सरकार चुनी जाती है तो क्या 5 साल से कम वो सरकार चलेगी या 5 साल से ज्यादा बढ़ाई जाएगी? वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी राज्य में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत ना मिला, यानी त्रिशंकु अगर स्थिति बनती है और कोई दल किसी दूसरे राज्य को समर्थन, बड़े दल को समर्थन नहीं दे रहा है, तब ऐसे में क्या होगा, उस राज्य में स्थितियां क्या होंगी, ये भी सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम नीतीश कुमार और जब हम चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं तो अभी 100 दिन एनडीए सरकार के पूरे हुए। एनडीए सरकार ने, खासतौर से बीजेपी ने जश्न मनाया, अपने 100 दिन की उपलब्धियां, अपने कार्यों को बताया। उस दौरान जो खबर निकलकर सामने आई वो ये खबर चर्चा में रही कि आखिर इन 100 दिन के कार्यकाल का जो जश्न मनाया गया, उपलब्धियों का जश्न मनाया गया, उसमें जो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कहां थे? यानी वो जो तस्वीर सामने आ रही थी उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो सवाल ये खड़े होने लगे कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पूरे मन
के साथ जो है वो एनडीए गठबंधन में है, या अंदर खाने कोई ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं अंदर खाने अलगाव पैदा करती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए जहां ये मास्टर स्ट्रोक के तौर पर सामने आ रहा है, तो वही विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक ने इसका विरोध किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सवाल खड़े किए, क्या कहा? सबसे पहले तो उन्होंने इसे कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ी साजिश है। आगे अखिलेश यादव ने क्या कहा कि लगे हाथ महाराज झारखंड व यूपी के उपचुनाव भी घोषित करवा देते। अगर वन नेशन वन इलेक्शन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम टाउन नगर निकायों के चुनाव भी साथ होंगे, या फिर त्योहार मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अब अपनी सुविधा अनुसार होंगे। भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश में फिर से चुनाव होंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले चुनावों तक का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा? इसको लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, या यह भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक जुमला भर है? कहीं ये योजना चुनावों का निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है? ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास मानवीय व अन्य जरूरी संसाधन नहीं है, इसलिए हम चुनाव कराने का काम भी अपने लोगों को ठेके पर दे रहे हैं। इसके साथ तमाम जो है सवाल उन्होंने पूछे और जो है आरोप भी लगाया, और बाद में ये कहा कि चलते चलते ये भी जनता पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि सुना तो यह है कि वहां तो 1% 1 ओपिनियन ही चलती है। कई कमजोर हो चुकी भाजपा में अब 2% 2 ओपिनियंस का तो झगड़ा नहीं है। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक ट्वीट किया, और सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, जिसको कांग्रेस ने भी रिट्वीट किया है, लिखा, नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं यह संभव नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लोकसभा में पारित करने के लिए 362 वोट चाहिए और पूरा एनडीए मिलाकर 293, जैसा कि मैंने पहले संख्या बताई थी। मनमाने ढंग से राज्य सरकारें गिराना और विधानसभाओं को भंग करना संघीय ढांचे पे प्रहार है। इसके पक्ष में दी जा रही आर्थिक दलीलें बिल्कुल फिजूल हैं। नीति निर्माण में बाधा का जो हवाला दिया जा रहा है, बस एक सवाल है, 4 साल 11 महीने नीतियां नहीं बनती, सबकी सब एक ही महीने में बनानी होती हैं। मुद्दों से भटकाने का, राज्यों में अपनी आगामी हार के दर्द को छुपाने का ये नरेंद्र मोदी का नया गुब्बारा है। यानी सीधे तौर पर विपक्ष ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाया है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन खाली एक जुमला भर है, संघीय ढांचे पे प्रहार है, और सीधे तौर पर जो आगामी हार थी और जो लोकसभा में हार थी उसको लेकर एक गुब्बारा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये छोड़ा गया है, जिससे दर्द को बीजेपी अपने दर्द को छुपा रही है। वहीं लोगों ने क्या कहा, क्योंकि लोगों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण है, लोगों की राय जानना भी सबसे ज्यादा लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अगर किसी की राय होती है वो महत्वपूर्ण होती है तो लोगों की ही होती है। तो डॉक्टर ज्योति यादव लिखती हैं, एक देश एक चुनाव की व्यवस्था बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत है। ये दोनों पार्टियां चाहती कि देश में 2 पार्टियां कांग्रेस बीजेपी के बीच ही लड़ा जाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। एक देश एक चुनाव लोकतंत्र के लिए खतरा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मानिए जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होंगे, मुद्दे क्या होंगे? जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव के दौरान मुद्दे कुछ और होते हैं, विधानसभा चुनाव के दौरान मुद्दे लोकल स्तर पे होते हैं। यानी अगर मानिए कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो उस समय देश की सुरक्षा से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे मुद्दे जो है चुनाव में लाए जाते हैं। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की बात कर लें, सड़क, नाली, खड़ंजा, पानी, बिजली, मुफ्त शिक्षा, इस तरह के जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दे जो है वो विधानसभा चुनाव में काम करते हैं। लेकिन जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े मुद्दे होंगे, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होंगे, वो स्थानीय मुद्दों पर हावी होंगे। और यही लोगों का कहना है कि जो 2 बड़े दल हैं यानी बीजेपी और कांग्रेस, उनके लिए देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन सुइटेबल हो सकता है, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं उनके ऊपर एक तरह का कथित तौर पर यह प्रहार होगा। वहीं हृदित सिंह है, वो लिखते हैं, एक देश एक चुनाव भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में कराना भी एक बड़ी चुनौती भरा होगा एवं छोटे दलों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो मैंने अभी बात कही।
अरुण कुमार लिखते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का विचार कई वजहों से लोकतंत्र के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसमें क्षेत्रीय मुद्दों की उपेक्षा, स्थानीय दलों की कमजोर स्थिति, सरकार की जवाबदेही में कमी, सत्ता का केंद्रीकरण, असमान विकास और वोटर जागरूकता में कमी जैसी समस्याएं शामिल हैं। इसके साथ ही संवैधानिक जटिलताएं और मतदान पैटर्न पर संभावित प्रभाव भी इस विचार को घातक बना सकते हैं। विशाल ज्योति देव अग्रवाल है, लिखते हैं, जो लोग जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों पर एक चरण में चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, वो देश के सभी राज्यों के नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने का बिल ला रहे हैं। इस सरकार ने जिस क्षेत्र में हाथ लगाया वो बर्बाद हो गए, अब लगता है चुनाव की बारी है। वही अनिरुद्ध सिंह विद्रोही हैं, वो लिखते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था सदन के अंदर बहुजनों के प्रतिनिधित्व को बहुमत सीमित कर देगा, साथ ही क्षेत्रीय दलों की भी राजनीति खत्म हो जाएगी। असल में ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल नहीं बल्कि वन नेशन वन टू पार्टी बिल है। यानी सीधे तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध भी शुरू हो गया है। क्षेत्रीय दल खास तौर से मुखर हैं, वो नहीं चाहते वन नेशन वन इलेक्शन हो, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के समय होगा ये कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जब साथ में होंगे तो लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे हैं वो विधानसभा चुनाव के यानी स्थानीय मुद्दों पर भारी पड़ेंगे। दूसरी चीज, ये इतना आसान नहीं है, आसान दिख नहीं रहा है, क्योंकि पहले ही एनडीए सरकार बैसाखी पर चल रही है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो 100 दिन की उपलब्धियों के दौरान, 100 दिन की सरकार के दौरान तस्वीर में नहीं दिखाई दिए, तो तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। वही वन नेशन वन इलेक्शन जितनी तेजी से बीजेपी चाहती है, क्या इसका हश्र वही होगा जो 3 केंद्रीय कृषि कानूनों का हुआ, जब बीजेपी को यानी एनडीए सरकार को वो वापस लेना पड़ा था। और उस स्थिति में यानी 2024 से पहले की जो एनडीए सरकार थी वो आज की स्थिति से ज्यादा मजबूत थी। आज जो स्थिति है वो बीजेपी अपने 240 सांसदों के साथ भले ही जो है तटस्थ रहे, लेकिन एनडीए में जो दल हैं उनके बीच में नाराजगी सामने आती रहती है। जब सुप्रीम कोर्ट से SC ST आरक्षण में वर्गीकरण यानी कोटे में कोटा का फैसला आया, उस पर भी मतभेद जो है साफ तौर पर देखने को मिला था बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के बीच। तो इस तमाम सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना इतना आसान है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन जो है सीधे तौर पर क्षेत्रीय दलों पर उनके अधिकारों पर कुठाराघात है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन जो है होगा तो क्या विधानसभाएं भंग की जाएंगी? क्या नए सिरे से चुनाव करवाए जाएंगे? क्या कार्यकाल सरकारों का बढ़ाया जाएगा? तमाम तरह के सवाल हैं। सवाल उठ रहे हैं विपक्ष के द्वारा भी, सवाल उठ रहे हैं लोगों के द्वारा भी। और सबसे बड़ी बात यह है जो खबर निकलकर सामने आई कि अमित शाह ने कहा 2029 से पहले लागू होगा एक राष्ट्र एक चुनाव। तो सवाल यह सबसे बड़ा खड़ा होता है कि क्या एनडीए की सरकार जो अभी हाल में है केंद्र में, वो 2029 तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी? उससे पहले ही इलेक्शन देश में करवाने पड़ेंगे। तमाम सवाल हैं, इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छुपे हुए। क्या निकल कर आता है ये तो समय बताएगा, लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।